So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर का सेकंड टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ओके, सो बच्चों जो हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, उसमें हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है रोटेशनल मोशन और वर्क एनर्जी पावर दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू फाइंड वर्क इन ऑल केसेस ऑफ फिजिक्स। ओके, कल वाले लेक्चर की जैसे इस वाले लेक्चर का भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो यूजफुल है बोर्ड एग्जाम्स, नीट और जेई तीनों के लिए। ओके, तो बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। सो स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी की बात करते हैं बच्चों। तो एनर्जी में मेनली अपने कोर्स में तीन एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हो। तो एनर्जी एक्चुअली में है क्या बच्चों? एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब वर्क करने की कैपेसिटी है। सो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी, ग्रेटर द वर्क इट विल बी एबल टू डू। इसका मतलब जिसमें ग्रेटर एनर्जी होगी वो ज्यादा वर्क कर सकता है। ओके, सो एनर्जी इज द कॉज ऑफ ड्यूरिंग वर्क एंड वर्क इज इफेक्ट ऑफ एनर्जी। ये बच्चों कुछ पॉइंट्स है एनसीईआरटी के जो आपको पढ़ने जरूरी है। ओके, दूसरी बात, एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क की जैसे, और यूनिट और डायमेंशन भी सेम है एनर्जी का वर्क की जैसे, वही जूल और m1L2T-2। ओके, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बच्चों टू टाइप्स की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बात करते हैं बच्चों अपन सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है किसी भी बॉडी में पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आई है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन द फील्ड। मतलब अगर किसी की पोजीशन में या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है तो उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई है या एनर्जी आई है उसको हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। बच्चों अभी बताऊंगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ओके, इट डजंट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बच्चों देखो ये जो दो वर्ड आए हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जस्ट आगे है 2-3 पेजेस के बाद में। सो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है वो माइनस डी यू बाई डी आर होता है, जहां पे यू क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, सो डी यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एफ डॉट डी आर के। बच्चों देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको क्या करना है कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक या U1 से लेकर U2 तक आपको निकालना है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप लिमिट लगा दोगे U1 से U2। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है बच्चों? यहाँ पे चेंज हो रहा है ये R, तो लिमिट लगा दी R1 से लेकर R2 तक। तो ये बन जाएगा U2 माइनस U1। ओके, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ R1 से R2 F डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर को बोलते हैं बच्चों अपन वर्क, तो विच इज ये होता है माइनस ऑफ वर्क। तो इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस इंटू वर्क डन होता है। ओके, अगर बच्चों R1 इन्फिनिटी हो, अगर R इन्फिनिटी से किसी बॉडी को आप लेके आ रहे हो और उसमें आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बच्चों। इन्फिनिटी पे अपन क्या मानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं। ओके, उसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, तो जिसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी अपन जीरो कंसीडर करते हैं। वो अभी अपन वर्क एनर्जी थ्योरम के जब सवाल करेंगे तब आपको बताएंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो तब इस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आएगी बच्चों? एफ डॉट डी आर। अब R1 से R2 तक लिमिट लगाओगे तो R2 तो हो गया R, जहां पे आपको ले जा रहे हो बॉडी को, और कहां से ले जा रहे हो? इन्फिनिटी से लेकर R तक, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? माइनस ऑफ W के। ओके बच्चों, ओके। फिर कुछ चीजें हैं बच्चों, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है बच्चों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मैं आपको आगे आप बताऊंगा कि कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये डिपेंड करती है और कैसे काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, जो सारी चीजें हैं वो आगे बताएंगे। अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाटर स्टोर इन ए डैम, किसी डैम में वाटर स्टोर कर दो, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों। ए स्ट्रेच बो, बच्चों किसी धनुष को अगर आप खींचोगे तो उसमें आप एच हाइट तक उसको ले जा रहे हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, लेकिन आप जैसे उसको छोड़ दोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
ए लोडेड स्प्रिंग, जैसे गन में होता है बच्चों, स्प्रिंग गन जो आती है उसमें, उनमें सब में क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम सम रेफरेंस पोजीशन। देखो रेफरेंस पोजीशन नाम लिया ना बच्चों, रेफरेंस पोजीशन पे क्या होता है, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, टू द गिवन पोजीशन। जैसे आपने रेफरेंस पोजीशन इन्फिनिटी से लेकर कहां से लेके गए बच्चों, आर तक। ओके, सो ए मूविंग बॉडी में और मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर कोई बॉडी मूवेबल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिकॉज कई बार क्या होता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। या आप किसी हाफ वे पर देखोगे तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि मूविंग बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो मे और मे नॉट का कंडीशन है। लास्ट पॉइंट आता है, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसीडर्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर सिस्टम रेदर देन द असाइनिंग टू एन स्पेसिफिक पार्टिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो पूरे एंटायर सिस्टम के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, ना कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर बात करते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किस में आती है, जो बच्चे बॉडी मूव कर रही होती है जिसमें मोशन होता है उसमें जो एनर्जी आती है बच्चों, कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी बॉडी का मास m हो और वो v वेलोसिटी से जा रहा हो, तो सबको पता है बच्चों 9th क्लास से पढ़ रहे हो आप, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, हाफ mv² होती है। अब बिकॉज ये भी एक एनर्जी है तो, और एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट सेम है, जूल, डायमेंशन वही है, m1l2t-2। फिर बच्चों लास्ट वाला पॉइंट आता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू इज ऑफ मोशन। बच्चों एक्चुअली ये जो लाइन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम को शो करती है, जो आगे पढ़ेंगे कि वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चे, जैसे बच्चों मोशन इन ए व्हीकल, कोई व्हीकल मूव कर रहा हो, वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। तो बच्चों गन में मोशन होगा। ओके, अब जैसे बच्चों एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्सन ऑफ मास m सिटिंग इन ए ट्रेन विद स्पीड v इज जीरो। बच्चों तो उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो जीरो है ना, फ्रेम ऑफ ट्रेन से देखोगे तो वो उसमें रेस्ट में रखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे वो स्पीड नहीं है उसके पास, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर आप फ्रेम ऑफ अर्थ में देखोगे तो ट्रेन जो है वो v वेलोसिटी से जा रही होगी, तो फ्रेम ऑफ अर्थ में देखोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, हाफ mv²। लेकिन आप ट्रेन के फ्रेम ऑफ ट्रेन देखोगे तो आपको मिलेगी जीरो। तो इसका मतलब जिस तरह से आप देखने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने का नजरिया है उस हिसाब से वो चेंज हो जाती है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p = mv होता है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो हाफ mv² होती है। ओके, अब बच्चों इसको m से अगर आप अपर एंड लोअर साइड में मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो ये m² v² डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा। m² v² को क्या लिख सकते हो आप, p² लिख सकते हो, p हो गया p² डिवाइडेड बाय 2m। ओके, अच्छा अगर यहां से मैं एक mv कॉमन ले लूं तो यहाँ पे इसको p रख दूंगा तो ये हाफ pv भी बन जाएगा। तो फॉर्मूला आपको इस हिसाब से अप्लाई करना है जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन गिवन हो। ठीक है, फिर बच्चों क्वेश्चन आता है, इफ टू बॉडीज डिफरेंट मास हो लेकिन सेम मोमेंटम हो, मोमेंटम सेम हो मास डिफरेंट हो, तो बच्चों ये p कांस्टेंट हो गया, 2 बचपन से कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, m के। ओके, जैसे बच्चों एक चीज बताता हूं कि जब भी बुलेट फायर होती है तो या उसमें से गन होता है तो उसमें मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, इसका मतलब उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। तो उस पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, m के। मतलब बुलेट का काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय गन का काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू गन का मास डिवाइडेड बाय बुलेट का मास। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट जो है वो ज्यादा होगा ऑब्वियसली गन से। ओके, फिर आता लास्ट, ए बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। याद रखना बच्चों, एनर्जी विदाउट मोमेंटम हो सकती है। ओके, बट इट कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी। तो बट मोमेंटम विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता, एनर्जी विदाउट मोमेंटम हो सकती है। बच्चों ये AR पैटर्न के सवाल आते हैं ऐसे कि ए बॉडी हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, फिर रीजन में दे देता है कि बट इट कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी। तो ये
जब एम्स के एग्जाम होते थे तब एआर पैटर्न में मिलते थे आपको, किसी का भी मॉड्यूल देख लेना आप, एलन का चाहे आकाश का, ये मिल जाएगा। अब बच्चों जैसे ए बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v स्टॉप्स इन ए वुडन ब्लॉक आफ्टर पेनिट्रेटिंग थ्रू अ डिस्टेंस x। जैसे बच्चों आपने किसी गन से बुलेट निकाली और वो किसी वुडन ब्लॉक में जाके पेनिट्रेट होके वहां पे x डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक गई, क्योंकि उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा बच्चों। तो वो रेजिस्टेंस फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, मतलब एक तरह से एनर्जी हो गई है, और वो एनर्जी किसके इक्वल हो गई, काइनेटिक एनर्जी के। तो वो रेजिस्टेंस फोर्स किसके इक्वल होगा बच्चों, एफ इक्वल टू वी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। और ये जिप्मर में आया हुआ सवाल है बच्चों की, जो यहाँ पे जो वी स्क्वायर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के। वो यहाँ से भी दिख रहा है आपको कि अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं, या इस वाले फॉर्मूले से देख लो कि वी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, एक्स के। ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बच्चों कुछ ग्राफ। जैसे बच्चों ग्राफ पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी और पी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के। मतलब ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। ये देखो बच्चों पैराबोला ग्राफ आया। फिर आप जो ग्राफ खींच रहे हो वो खींच रहे हो रूट काइनेटिक एनर्जी और पी में, रूट काइनेटिक एनर्जी और पी में। तो बच्चों पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यस और नो। अगर पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी है तो पी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। मतलब पी और रूट के में खींचोगे ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और उसका स्लोप कितना आएगा बच्चों, ये एक्चुअली में ग्राफ कौन सा है, ये y इक्वल टू mx का ग्राफ हो गया। ओके, तो उसका जो स्लोप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/√2m। इसी तरह से आप रूट काइनेटिक एनर्जी और 1/p में ग्राफ खींचोगे, तो रूट काइनेटिक एनर्जी p में स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे 1/p हो गया बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये डिक्रीज होता हुआ ग्राफ आएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, कि पार्टिकल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन से, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप फ्रॉम ए पॉइंट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, एट एनी टाइम टी इफ पी इज लीनियर मोमेंटम। पी क्या है बच्चों, लीनियर मोमेंटम है। वाई जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो जैसे आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया ऐसे, तो ये x जो हो गया ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y जो हो गया ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन द नेचर ऑफ द कर्व ड्रॉन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अगेंस्ट दीज पैरामीटर्स आर। तो आपको एक ग्राफ दिए हैं बच्चों, तो आपको पहले ग्राफ खींचना है काइनेटिक एनर्जी और y एक्सिस में। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, विच इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस एम जी वाई। ये कौन सा ग्राफ हो गया बच्चों, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया, मतलब ये डिक्रीज होता हुआ आएगा। तो k और y में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो बच्चों कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा। इसी तरह से आप खींचोगे काइनेटिक एनर्जी और t में ग्राफ, तो बच्चों यहाँ पे y की जगह क्या लिख दोगे, इक्वेशन लिख दोगे, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी k इनिशियल माइनस एम जी इंटू वाई की जगह क्या रख दोगे, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया जाता है बच्चों। तो के और टी में ग्राफ खींचोगे तो बच्चों कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। ये देखो ये पैराबोला आ गया। ओके, इसी तरह से आप एक्स एक्सिस में ग्राफ खींचोगे तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इक्वेशन वही है वापस, के इक्वल टू के इनिशियल माइनस एम जी, वाई की जगह क्या रख दोगे, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2ux स्क्वायर। ओके, बिकॉज ये इक्वेशन होती है बच्चों y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ux का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे k और x में ग्राफ खींचोगे तो भी कैसा आएगा बच्चों, पैराबोला आएगा, बिकॉज k जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। चलते हैं नेक्स्ट में। अब बच्चों आपको ग्राफ खींचना है काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर में, तो पी स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये जो 2m बच गया ये क्या हो जाएगा, अच्छा k और पी स्क्वायर अपॉन 2m में पूछ रहा है, तो यहाँ पे k, यहाँ पी स्क्वायर को यहाँ ले जाओगे तो ये 1/2m बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, इसकी 2 3 या 4 स्टेटमेंट है, वो आपको ध्यान से देखने हैं। इसका जस्ट अपोजिट नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर when the work done by this force is independent of the path followed by any 2 points। तो बच्चों अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, चाहे यहां से यहां जा रहे हो, चाहे यहां से यहां जा रहे हो,
तो वर्क डन जो होगा इस फोर्स की वजह से वो तीनों पोजीशन में सेम रहेगा। वो इस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से पाथ से जा रहे हो। ओके, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है। ओके, तो ये पाथ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो आप इसको अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो कैसा दिखेगा बच्चों? सो पाथ ए से बी तक जाओ ये फर्स्ट नंबर से, पाथ ए टू बी जा रहे हो सेकंड नंबर से, और पाथ ए टू बी जा रहे हो थर्ड नंबर से। तीनों में वर्क डन क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है बच्चों, 2002 में एक ग्राफ दिया हुआ था ऐसा ही कुछ, उसमें तीनों में वर्क इक्वल था। तो अगर इस फोर्स की वजह से तीनों वर्क डन इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जो फोर्स है वो कौन सा है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि बच्चों द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो किसी फोर्स को कंजर्वेटिव कब कहेंगे? कि उसके द्वारा जो वर्क डन है या उसके थ्रू जो वर्क डन है वो क्लोज लूप में कितना हो? जीरो हो। अच्छा, क्लोज लूप किसको बोलते हैं? जब यहां से स्टार्ट करो वापिस वहीं पे आ जाओ, वो क्लोज लूप है। ओके, तो अगर डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू ए वापिस आ गए, देखो जहां से स्टार्ट करा वापिस वहीं पे आ गए, तो उसको बोलते हैं अपन क्लोज लूप। तो बच्चों आपको ही पता टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो होना ही है। तो क्लोज लूप में वर्क डन क्या हो? जीरो हो, तो वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। इसका मतलब डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू ए दोनों को इक्वल किसके कहा जाएगा? दोनों ऐड करके जीरो के इक्वल आ जाएगा। फिर बच्चों तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर व्हेन द लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स, मतलब ये टोटल वर्क डन हो गया, एफ डॉट डी एल विच इज आल्सो कॉल्ड द वर्क डन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बच्चों ये वही लाइन है, इसको थोड़ा घुमा के बोल दिया। अब इसको एफ डॉट डी एल लिख दिया, इसको एफ डॉट डी एल लिख दिया, इसको एफ डॉट डी एल लिख दिया। ओके, तो देखो एफ डॉट डी एल पाथ फर्स्ट, एफ डॉट डी एल पाथ सेकंड, एफ डॉट डी एल पाथ थर्ड, कुछ नहीं है। फिर अब दूसरे पॉइंट को थोड़ा घुमा के कैसे लिखोगे? यहाँ पे जो वर्क डन लिखा है आपने इसको एफ डॉट डी एल लिख दो, तो यहाँ पे एफ डॉट डी एल क्या होगा? किसी भी क्लोज लूप में क्या होगा? जीरो होगा। तो कुल मिला के दो ही स्टेटमेंट है, दो तो इसके मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, तो कंजर्वेटिव अपन ने क्या देखा कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और क्लोज लूप में जो वर्क डन होगा टोटल वर्क डन वो कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बच्चों थ्री डायमेंशन में देखोगे आप तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है फॉर ओनली कंजर्वेटिव फील्ड्स। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फील्ड में डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। फॉर एफ वेक्टर इक्वल्स टू द नेगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब बच्चों डीएक्स, ग्रेडियंट मतलब कोई भी टर्म हो उसके अगर अपन डीएल का डिवाइड कर दें या डीएक्स का डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन ऑफ ग्रेडियंट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर इंटू यू। अब इस डेल बार को कैसे पढ़ते हो बच्चों? डेल ऑपरेटर या नेबला ऑपरेटर बोलते हैं उसको। और ये डेल डेल वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? डेल बाई डी एक्स आई कैप, डेल बाई डी वाई जे कैप एंड डेल अपॉन डेल जेड के कैप के। तो जनरली आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, इतनी रामायण याद रखने की बजाय ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो फोर्स आता है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। अच्छा, इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, वाई जेड को कांस्टेंट रख लो। डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब क्या है? वाई का डिफरेंशिएशन कर दो, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब एक को कर दो और दो को छोड़ दो। तो वाई का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स जेड को कांस्टेंट रहने दो, उनका डिफरेंशिएशन नहीं करना। या डेल यू अपॉन डेल जेड का मतलब क्या है? जेड का डिफरेंशिएशन कर दो और एक्स और वाई को कांस्टेंट रहने दो। इसका मतलब ये है बच्चों। तो कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन और आपको फोर्स निकालना हो तो आप क्या करोगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। ओके, चलते हैं आगे। अब बच्चों कुछ सवाल करते हैं, देखो कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा उस पर बेस कुछ कंपटीशन में आए हुए सवाल हैं। इजी है बच्चों, बेसिक लेवल ही है, अभी तक मैंने कोई हार्ड लेवल के सवाल नहीं डाले इसमें। कि इफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, सबसे फेमस सवाल है नीट का ये, इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। तो काइनेटिक एनर्जी आपने 300% इंक्रीज कर दी। ओके, तो मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा? तो बच्चों एक चीज सोचो, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ई थी। अब आपने मतलब 100% थी पहले, आपने 300% और बढ़ा दी। अगर मैं 100% को ई मानूं तो आपने 300% और बढ़ा दी, इसका मतलब कितना कर दिया? 400% कर दिया। तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4 ही हो गई। ओके,
अब आपको पता है कि जो मोमेंटम जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रूट काइनेटिक एनर्जी के। सो पी टू बाई पी वन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रूट ई टू बाई ई वन। ई टू कितना है 4e, और ई वन कितना है बच्चों, ई है, विच इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। सो पी टू लिखूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2p1 के। ओके, अब बच्चों ये कितना हो गया, 200% हो गया। तो 100% तो ये पहले ही था, तो और कितना इंक्रीज हुआ, ये 100% और हो गया ना। देखो ये 2p1 आया, इसका मतलब ये 200% हो गया। 100% तो ये पहले ही था, तो और कितना इंक्रीज हुआ ये पूछ रहा है आपको। तो इट मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, और 100% से इंक्रीज हो गया ना बच्चों ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों ये तो इजी सवाल है, आप ही कर लोगे इसको। तो कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दोगे बच्चों, तो देखो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ई के, अगर इसको डबल कर दोगे तो ये रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 रख के देखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई को जितना टाइम करोगे ये उतना रूट ई टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आपने इसको रूट 2 टाइम्स कर दिया, तो सॉरी इसको 2 टाइम्स कर दिया तो ये रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। आंसर आ गया 4th। सोचो लास्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टोन इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, mgh होता है फॉर्मूला, जब हाइट मैक्सिमम होगी, बिकॉज m और g तो कांस्टेंट है। तो हाइट 8 है, मैक्सिमम हाइट बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब हाइट मैक्सिमम होगा। और कुछ सवाल करते बच्चों, 3-4 सवाल, छोटे छोटे से सवाल है। देखो बच्चों इस फॉर्मूले पे कितने सारे सवाल बन गए, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो देखो बच्चों इक्वल मोमेंटम है, अभी पढ़ाया है आपको, तो E1 और E2 का रेशो क्या होगा। तो अगर मोमेंटम इक्वल है तो E जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/m के, तो E1 अपॉन E2 किसके इक्वल हो जाएगा, m2/m1। m2/m1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों देखो इस सवाल को और उल्टा कर दिया, पहले काइनेटिक एनर्जी देखिए आपको मोमेंटम पूछा था। अब देखो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 0.1%, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स मोमेंटम विल बी। अब बच्चों अगर चेंज 5% से कम हो, ये ट्रिक याद रखना आप, कि अगर चेंज 5% से कम हो तो आप क्या करोगे, फिर आप ये वाला कंसेप्ट लगाना, ये 5% से कम है, 0.1% है, तो P इक्वल टू क्या होता है, रूट 2 m e होता है। अब मास कांस्टेंट है, तो P जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट ई के। तो चेंज इन P विच इज, अच्छा इसकी पावर हाफ है बच्चों, E की पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा जब आप एरर निकालते थे। तो परसेंटेज इंक्रीज इन P विच इज इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज इंक्रीज इंटू E। तो परसेंटेज इंक्रीज इन P विच इज इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज इंक्रीज इन E कितना गिवन है, 0.1। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.05। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये फंडा तभी लगाना है, मैं फिर कह रहा हूं, जब 5% से कम हो या 5% के इक्वल लगभग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी आपने 2 टाइम्स कर दी, काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को आपने 2 टाइम कर दिया, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चों, 4, डायरेक्ट आंसर। देखो बच्चों लास्ट फिर वही सवाल, टू बॉडीज हैव ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, सेम काइनेटिक एनर्जी है, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी सेम कर दी, तो पी जो हो गया किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रूट एम के। तो P1 अपॉन P2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, रूट M1 अपॉन M2 के। ओके, M1 अपॉन M2 का रेशो कितना है, 3:1, तो ये आ जाएगा रूट 3:1। अब पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कि पहला पॉइंट बोल रहा है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी, अगर वर्क जो है वो बॉडी पर डन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। अगर वर्क डन बाय द बॉडी हो रहा है, अगर वर्क डन बाय द बॉडी हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज ऑन वर्क ऑन इट। ये चीज याद रखना बच्चों, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो डिफाइन ही नहीं होती। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाइल द पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, फिर आता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे बच्चों आप किसी धनुष को, किसी बो को आप खींचते हो तो आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देते हो, लेकिन आप उसको जैसे ही छोड़ते हो बच्चों, जैसे इसको रिलीज करते हो, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसको काइनेटिक एनर्जी में पूरी कन्वर्ट हो जाती है।
ओके, तभी वो एरो जो होता है वो आगे जा पाता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। जैसे बच्चों, अगर आपने किसी बॉडी को फॉल कराया, बॉडी को फॉल कराओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। या किसी बॉडी को आपने ऊपर फेंका, किसी बॉल को ऊपर फेंका, तो आपने वेलोसिटी दी, तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। उसका मतलब वहां पे जो होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर वो बॉडी नीचे आएगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अब बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अपन ने देखा। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो उस डायग्राम से अपन इजीली समझ सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन से बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव नेचर। सेंट्रल फोर्स अभी बताऊंगा बच्चों आगे जाके क्या होते हैं, इसको आप दिमाग में रखना। सेंट्रल फोर्स को मैं भी याद रखूंगा, भी आगे जाके मैंने लिखा है इसके बारे में, सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। तो ये चीज याद रखनी कि ऑल द सेंट्रल फोर्स आर कंजर्वेटिव नेचर। जैसे कूलाम फोर्स हो गया बच्चों, कूलाम फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। ओके, सो इफ अ बॉडी ऑफ मास एम लिफ्टेड टू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल बाय डिफरेंट पाथ, तो चाहे ए से बी, बच्चों ये टोटल हाइट h ही है, चाहे आप इस तरीके से ले जाओ, चाहे थीटा एंगल पे ले जाओ, चाहे सीढ़ियों पे, चाहे लेडर पे चढ़ा के ले जाओ, चाहे किसी भी पाथ से ले जाओ, चारों में वर्कडन क्या रहेगा? सेम रहेगा। बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता बच्चा पार्टी। तो चाहे वर्कडन फर्स्ट पोजीशन में पूछो, चाहे सेकंड पोजीशन में, चाहे थर्ड पोजीशन में, चाहे फोर्थ पोजीशन में, आपके पास आंसर कितना आना है? mgh ही आना है। ओके, चलते हैं आगे। अच्छा बच्चों, अपन ने पहले ही चीज देख ली कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मे भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन अपने को कुछ पॉइंट्स याद रखने, जैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है, इफ फोर्स ऑफ फील्ड इज रिपल्सिव नेचर, तो पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी? जब फोर्स ऑफ फील्ड या फोर्स जो होगा वो कैसा होगा बच्चों? रिपल्सिव इन नेचर होगा। ये रिपल्सिव इन नेचर है तो यू पॉजिटिव आएगा। अगर अट्रैक्टिव इन नेचर हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी बच्चों। और ये ग्राफ आपको याद भी रखना है बच्चों। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें नीट में डायरेक्ट सवाल आ जाता है, कि आजकल सिर्फ सवाल कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल तो बहुत कम हो गए। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल आता है, आप उसको गलत कर देते हो, आपके आज से 4 नंबर चले जाते हैं, एक नेगेटिव और हो जाता है, 5 नंबर हो जाते हैं। अब बच्चों जैसे आर बढ़ेगा, आर इंक्रीज होगा, मतलब सेपरेशन बिटवीन बॉडी एंड फोर्स सेंटर, तो यू इंक्रीज होगा, मतलब फोर्स ऑफ फील्ड इज अट्रैक्टिव। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे आर बढ़ा और यू डिक्रीज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फील्ड कैसा हो जाएगा बच्चों? रिपल्सिव हो जाएगा। ओके, अब बच्चों ये आगे देखो, सेंट्रल फोर्स जो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कुलाम फोर्स होता है, वो सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। और सारे सेंट्रल फोर्स जो होते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो होते हैं केवल फंक्शन ऑफ पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, फंक्शन ऑफ पोजीशन होते हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्स जो होते हैं सारे कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। फिर अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी कि जब भी आप mgh लिखते हो किसी बॉडी के लिए, यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लगाते हो तो वहां जो वो जो h हाइट ली जाती है वो उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट से ली जाती है। ओके, या उसके ज्योमेट्रिक सेंटर से ली जाती है। जैसे ये l लेंथ का है, इसका ज्योमेट्रिक लेंथ कहाँ हो गया? इसका हाफ होगा जस्ट। तो फॉर रेगुलरली शेप्ड, ये किसके लिए लगाना है फिर भी देख लो। फॉर रेगुलरली शेप्ड यूनिफॉर्म बॉडीज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग देयर मास टू बी कंसीडर्ड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट। जैसे यूनिफॉर्म वर्टिकली रोड है, उसके लिए आप mgs लगाओगे तो इसके लिए क्या लिखोगे? mg इंटू l/2। ये आपको चीजें याद रखनी बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जरूर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगी, बट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। आगे चलते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कंसीडर्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर सिस्टम। ये अभी आपको पहले भी बता रखा है, पूरे एंटायर सिस्टम का प्रॉपर्टी, ना कि किसी स्पेसिफिक पार्टिकल का। इट इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है, नॉट डिपेंड टू द पाथ। तभी ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होती, बिकॉज ये पोजीशन का फंक्शन है और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वेन एवर वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स,
द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज एंड वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ये इतना लाइन काम में आता है क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों। ये आपको दिखने में बड़ा छोटा लाइन है लेकिन बहुत कमाल का कंसेप्ट है कि जब वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये आप लिख लेना बच्चों जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बच्चों देखो ये एफएमटी मेंस 2006 में सवाल आया हुआ जब ये सब्जेक्टिव चला करता था। कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 0.8 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है 3 i के माइनस 4 j के। फाइनल वेलोसिटी गिवन है माइनस 6 j के प्लस 2 के। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के ई विच इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल को क्या लिख सकते हो आप हाफ इंटू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। अब बच्चों ये वेक्टर में तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर। ये तो आगे आपके पास वी फाइनल इसी तरह से वी इनिशियल निकालोगे आई कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीपल का स्क्वायर। ये आ गया √25। इनकी वैल्यू पुट करिए आपने ये आपके पास आंसर आ गया 6 जूल। अब बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व और इक्विलिब्रियम के बारे में। ये जो बच्चों कर्व दे रखा है ये आपको दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का विथ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। इसमें अपन 3 चीजें डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, मैं इसी ग्राफ से समझाऊंगा, पहले अपन वर्ड डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन। आपने इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया है यहाँ तक ले आया आप इसको, ओके। देन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग्स इट बैक टू इन इनिशियल पोजीशन। बच्चों आपने भी देखा होगा जब कोई मार्बल होता है उसको अगर आप किसी बॉल में रख दो सेमी स्फेरिकल बॉल में तो आप इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस इस पर एक फोर्स लगेगा जो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने को ट्राई करेगा। तो यहाँ तक ले गए तो आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा या अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसी पोजीशन को या ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मार्बल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए सेमी स्फेरिकल बॉल, ओके। तो अपन ने देखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, अगर आपने उसको इसकी नेचुरल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और इक्विलिब्रियम के लिए तो आपको याद रखना है कि F इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स और इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना होता है बच्चों 0 होता है, ओके। और d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो क्या आता है बच्चों इसके लिए पॉजिटिव आता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स जो होती है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बड़ा काम में आएगा। जैसे इस ग्राफ में 8 पॉइंट ए देखो बच्चों, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है बिकॉज टेन थीटा जो है वो 90 से ज्यादा है, तो ए पर क्या है स्लोप नेगेटिव है, ओके। तो स्लोप नेगेटिव है तो डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा बिकॉज डी यू बाई डी एक्स ही तो स्लोप देगा आपको, और डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव आएगा इसका मतलब फोर्स पॉजिटिव आएगा बिकॉज हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। अच्छा पॉइंट सी पर देखो, सी पर देखोगे तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होगा, इसका मतलब फोर्स क्या होगा नेगेटिव आएगा, ओके ओके। लेकिन इस पॉइंट बी पर देखो, इस पॉइंट बी पर देखोगे तो आप यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप 0 मतलब डी यू बाई डी एक्स 0, डी यू बाई डी एक्स 0 मतलब फोर्स 0, यस और नो। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बी पॉइंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों कई बार ग्राफ दे देता है और आपको पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ओके। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इतना सोचना नहीं है। तो आपने क्या देखा हेमीस्फेरिकल बॉल ऐसा है बच्चों और ये बॉल यहाँ पे बॉटम में रखी हुई है, तो देखो ये हेमीस्फेरिकल बॉल हो गया और ये बॉटम में रखा हुआ है, समझ गए। ये ट्रिक है आपको पहचानने की स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ओके। ये मैंने आपको पहले बताया कि डी बाई डी एक्स 0 होगा और डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इस पॉइंट के लिए बी पॉइंट के लिए, बिकॉज बी पॉइंट क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम बता दिया। कैसे ट्रिक याद रखनी है, इस डायग्राम को दिमाग में रखना है, ओके। फिर बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों, जैसे किसी भी मार्बल को आपने टॉप ऑफ ए हेमीस्फेरिकल बॉल रख दिया, ओके। सो व्हेन अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन देन अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ट्राई टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बच्चों अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो कोई फोर्स इस पर लगेगा और उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तो इसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि एक यहाँ तक ले जाए तब तो ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे ले गए आप तो इस पर वो फोर्स लगने लग जाएगा जो इसको नीचे गिराने का ट्राई करेगा,
ओके, इसके लिए भी आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इस पोजीशन में मैक्सिमम होती है। ओके, डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जीरो आएगा सही, बिकॉज इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। लेकिन डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। या मैं बोलूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू बाई डी एक्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी यू बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव आएगा। तो ग्राफ में से कौन कौन से पॉइंट है, ग्राफ में पॉइंट देखने, डी डी पर देखो बच्चों, ये रहा डी, डी पर देखो स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप बताओ, टेन थीटा जो है 90 से छोटा है, पॉजिटिव है स्लोप, दिख रहा है सबको। तो देखो डी पर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स नेगेटिव है। जी पर देखो, जी पर, जी पर क्या है बच्चों, स्लोप नेगेटिव है, बिकॉज थीटा यहाँ पे क्या है 90 से ज्यादा है, तो स्लोप नेगेटिव आ गया। स्लोप नेगेटिव मतलब डी बाई डी एक्स नेगेटिव, डी बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब फोर्स पॉजिटिव, डी बाई डी एक्स नेगेटिव मतलब फोर्स पॉजिटिव। लेकिन पॉइंट ई पर देखो, पॉइंट ई पर क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, देखो बच्चों ये हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया और यहाँ पे मार्बल रखा हुआ है, तो इस पॉइंट ई को क्या बोलोगे आप, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ये हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया और यहाँ पे मार्बल रखा हुआ है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया, यहाँ पे मार्बल रखा हुआ है। ओके, तो अपन ने क्या बोला, ई को बोला अपन ने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पॉइंट ई पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, वही डी यू बाई डी एक्स जीरो होना ही है, बिकॉज इक्विलिब्रियम है। और डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव आएगा। फिर आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है कि किसी पार्टिकल को आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया इसकी नेचुरल पोजीशन से, तो इट डजंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू एंड कंटिन्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम इन द डिस्प्लेस पोजीशन, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। जैसे आपने किसी टेबल पर, हॉरिजॉन्टल टेबल पर आपने मार्बल रख दिया, अच्छा इस ग्राफ में कैसे पहचानोगे, इस एच पॉइंट को आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल क्यों बोलोगे, देखो ये हॉरिजॉन्टल टेबल जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने मार्बल रख दिया, तो ऐसे ट्रिक से याद रखना बच्चों आपको ग्राफ में कैसे, क्योंकि ग्राफ पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी, वो एफ इक्वल टू जीरो होगा माइनस डी बाई डी एक्स। लेकिन डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर आपने क्या देख लिया बच्चों, 3 चीजें देखी, कौन कौन सी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, जैसे बच्चों पॉइंट एच को अपन ने क्या बोला, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वहां पे u कांस्टेंट था, डी यू बाई डी एक्स जीरो था, और डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी क्या आया अपने पास, जीरो आया। ओके, क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, जहाँ पे ए और बी क्या कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स कितना आता है बच्चों, माइनस डी यू बाई डी एक्स आता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, माइनस को बाहर ही रखो, ये हो जाएगा 2ax माइनस बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2ax प्लस बी, ये फोर्स आ गया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चों, एफ जीरो होता है, इस एफ को जीरो रख दो तो एक्स कितना आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पे आ जाएगी, बी अपॉन 2a पे आ जाएगी। फिर इस एक्स इक्वल टू बी अपॉन 2a को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विलिब्रियम एट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इस एक्स की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, क्वेश्चन वाले में, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता है बच्चों स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग ब्लॉस सिस्टम, जिसको स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बच्चों, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड। तो बच्चों स्ट्रेस का मतलब आपने इसको खींचा या एक्सटेंड किया इसकी रिलैक्स स्टेज से, और कंप्रेस मतलब इसकी रिलैक्स स्टेज में आपने इसको पुश किया। ओके, फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन मतलब x इक्वल टू जीरो पर। ओके, बाय स्मॉल डिस्टेंस x, या तो आप इसको x एक्सटेंड कर दो या आप इसको x कंप्रेस्ड कर दो। ओके, देन अ रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग टू ब्रिंग इट टू द नॉर्मल पोजीशन। अब बच्चों ये तो डेली लाइफ में भी देखते हो आप, अगर किसी स्प्रिंग को आप इसको खींचोगे या इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, एक पीछे फोर्स लगेगा जो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने का ट्राई करेगा। इसी तरह से आप किसी स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करते हो तो यहाँ पे स्प्रिंग के थ्रू एक फोर्स लगेगा जो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने का ट्राई करेगा, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो हो गया एक्चुअली वो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब माइनस एक्स हो गया ना।
तो एफ जो हो गया प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के। कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल आते हो फिजिक्स में कांस्टेंट लेके आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है के आता है, उस के को बोलते हैं अपन स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्चुअली के क्या करता है बच्चों के इज द मेजरमेंट ऑफ स्टिफनेस या सॉफ्टनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो जिसका सॉफ्टनेस ज्यादा होगा उसका के कम होगा, के का वैल्यू कम होगा। जिसका स्टिफनेस जिसकी हार्डनेस ज्यादा होगी उसका के ज्यादा होगा। ओके, अब बच्चों वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग बाय लेंथ एक्स, आपको पता है वर्क कितना होता है, एफ कॉस थीटा डी एक्स होता है बच्चों, या एफ एक्स डी एक्स होता है। तो अगर आपने इसको एक्स एक्सटेंड किया या एक्स कंप्रेस्ड किया तो कितना वर्क डन होगा बच्चों। आप नॉर्मल पोजीशन से ले जा रहे हो, x1 मतलब यहाँ पे 0 है और x2 क्या है यहाँ पे, या तो ये प्लस एक्स है या माइनस एक्स है। ओके, तो x1 तो 0 हो गया और x2 कितना हो गया, x हो गया, और थीटा कितना हो गया बच्चा पार्टी 0 हो गया, तो कोस 0 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। और f कितना होता है बच्चों, kx होता है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर x तक। तो kx dx हो गया, 0 से x तक आपने लिमिट लगा दी, ये हाफ kx स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर आप किसी को x1 से x2 तक ले जा रहे हो, मतलब 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक या 10 से 15 तक ले जा रहे हो, तो जो लिमिट लगाई आपने 0 से x, उसको कैसे चेंज कर लोगे, x1 से लेकर x2 तक। ओके, तो f इक्वल टू आप kx रखोगे तो लिमिट लगा दोगे x1 से x2, ये हो जाएगा kx स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट रख दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ इंटू के इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इसके लिए कुछ गोल्डन पॉइंट्स है, देखो आप पहले कि कब माइनस के एक्स स्क्वायर लेना है, कब प्लस के एक्स स्क्वायर लेना है आपको। ओके, कि व्हेन ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ बाय अमाउंट एक्स, देन वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा है तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है आपको तो वो आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछे तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछे तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, और एफ और के एक्स में, अच्छा एफ और एक्स में आप ग्राफ खींचोगे बच्चों तो ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, बिकॉज एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ये वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप क्या देगा आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अगर आप इसका एरिया निकाल लोगे तो वो क्या देगा आपको, एफ डी एक्स मतलब एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। ओके, फिर आता है एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा, ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन कितना होता है बच्चों, अप्लाइड फोर्स से पूछ रहा है। अप्लाइड फोर्स के लिए अपन ने क्या देखा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लगा दिया आपने, के की वैल्यू रख दी, एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स सेंटीमीटर में गिवन है, आपने आपको मीटर में रखना है, वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.125 जूल। तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसके सवाल, और परसों हम पढ़ेंगे पावर, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है चैनल को। थैंक यू।